मैं ललिता हृदय सुरस सुबोध संस्कृत। जब भी किसी भारतीय भाषा को उसके उस अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जिस पर उसका संपूर्ण अधिकार है, जैसे शिक्षा, व्यापार व औपचारिक कार्यालय इत्यादि में, तो उस भाषा की हानि होती है। किसी भी भारतीय भाषा की हानि मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। जब भी कोई भारतीय भाषा का सांस्कृतिक व व्याकरण की दृष्टि से पतन होता है तो मुझे क्षति पहुंचती है। मैं भारतीय संस्कृति का अधोपतन कदापि सहन नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ, संस्कृत माँ। गौरतलब है कि ईसाई को अंग्रेजी का ज्ञान होता है, इसलिए वो आसानी से बाइबल पढ़ और समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार एक मुसलमान को उर्दू या अरबी का ज्ञान होता है, इसलिए वो आसानी से कुरान पढ़ और समझ सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना पड़ रहा है, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको यह बात बहुत पीड़ादायक लग सकती है। अधिकांशतः हिंदुओं के पास अपनी सनातन संस्कृति की कुंजी संस्कृत का 1% ज्ञान भी नहीं है, और इनमें से कुछ तो सेक्युलरिज्म के रोगी हो चुके हैं, जो अंग्रेजी तो गर्व से पढ़ते हैं लेकिन संस्कृत का नाम सुनते ही खून की उल्टियां करने लगते हैं। ऐसे लोग एक कमजोर किंतु उग्र समाज को जन्म देते हैं। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो यह भली भांति समझते ही होंगे कि देश के विकास और सुरक्षा में धर्म का कितना बड़ा हाथ होता है। अतः अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझें। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो संस्कृत पढ़ना आपके लिए विकल्प नहीं, आपका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। प्रशासन के भरोसे रहने वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, जब तक केंद्र पर उदारवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों का वर्चस्व रहेगा, तब तक हम शासन से कोई आशा नहीं रख सकते कि वो संस्कृत को शिक्षा में अनिवार्य कर दे। संस्कृत भाषा से सामाजिक विकास और धार्मिक सुरक्षा केवल समाज के हाथ में है। समाज यानी मैं, आप और हम सब। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के बारे में। यह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, किसी भी आयु का हो, वह संस्कृत सीख सकता है। तो संस्कृत सीखने के लिए केवल इसमें नामांकन देना होता है। नामांकन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, जो मैं आपको बता दूंगा, और केवल 350 रुपये शुल्क मात्र में ही आपको पंजीकरण हो जाता है और आपको कुछ सामग्री मिलती है, किताबें मिलती हैं, और उस किताब के आधार पर आपका 10 माह तक पाठ्यक्रम चलता है और वर्ष में एक बार आपकी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा के आधार पर आपको प्रमाण पत्र मिलता है। तो यह योजना उन सभी के लिए काफ़ी लाभकारी है जो व्यक्ति संस्कृत के क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है लेकिन संस्कृत सीखने की उसमें अभिलाषा है, तो वह यह योजना के माध्यम से संस्कृत सीख सकता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके बारे में। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षणम, जिसे हम नॉन फॉर्मल संस्कृत एजुकेशन NFSE भी कहते हैं, यह क्या होता है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक संस्कृत शिक्षणम यह एक योजना है जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से देश भर में चल रही है। तो दोस्तों, थोड़ा इसको हम समझने के लिए एक बार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को समझते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 13 परिसर है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है यह केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें हम 22 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों की बात करते हैं और 4 आदर्श संस्कृत शोध संस्थानों की तथा अनेक शैक्षणिक संस्थानों की।
इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1970 को हुई। अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत के सर्वांगीण विकास को समर्पित इस संस्थान में निम्नलिखित शिक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं: वेद, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, न्याय, वेदांत, मीमांसा, पुराण, इतिहास, सांख्य, योग, जैन दर्शन तथा बौद्ध दर्शन में प्राक शास्त्री, जिसको हम +2 बोलते हैं, शास्त्री जिसे हम BA बोलते हैं, आचार्य जिसे हम MA बोलते हैं, तथा विद्यावारिधि PhD, शिक्षा शास्त्री B.Ed तथा शिक्षाचार्य M.Ed। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र भी चलाए जाते हैं। भारत शासन के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के द्वारा देश के उत्कृष्ट अभियांत्रिकीय, चिकित्सकीय एवं संगणकीय शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक समाचार पत्र का छवि दिख रहा होगा, जिसमें एक श्रीनगर में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की परीक्षा के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों, इसके अनुसार भारत के 24 राज्यों में 200 से अधिक अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। संस्कृत सीखने को इच्छुक व्यक्ति इस केंद्र में प्रवेश ले सकते हैं। केंद्र की ओर से साल के अंत में परीक्षा का आयोजन किया जाता है और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। यह प्रमाण पत्र संस्कृत, योग, आयुर्वेद तथा विविध दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। संस्कृत केंद्र में कक्षा का समय छात्र छात्राओं की सुविधा अनुसार निश्चित किया जाता है। सरकार की ओर से इसका प्रवेश शुल्क मात्र 350 रुपये निश्चित किया गया है। संस्थान की तरफ से निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसकी अवधि 10 माह होती है, प्रायः अगस्त से अप्रैल तक। इसमें 2 स्तर होते हैं जिन्हें दीक्षा कहा जाता है। प्रथम दीक्षा में मुख्य पुस्तक का नाम होता है वाक्य व्यवहारः। द्वितीय दीक्षा में मुख्य पुस्तक का नाम होता है व्यवहार प्रदीपः। अध्येताओं को आवेदन पत्र भरकर केंद्र में जमा कराना पड़ता है। अध्येता नामांकन शुल्क होता है केवल 350 रुपये और नीचे दिए गए अकाउंट नंबर तथा IFSC कोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की गतिविधियों को जानने हेतु www.sanskrit.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है। संस्थान से पत्राचार हेतु राष्ट्रीय संयोजक से आप संपर्क कर सकते हैं। अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वर्तमान में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलाधिपति है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है। प्रत्येक राज्य में संस्थान द्वारा राज्य संयोजक आवंटित कर राज्य स्तर पर अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर नीलाभ तिवारी को दायित्व सौंपा गया है। संस्कृत की उपयोगिता पर प्रश्न करना ठीक उसी प्रकार है जैसे शरीर के लिए आत्मा की उपयोगिता पर प्रश्न करना। इस तथ्य को आप शरीर के स्थान पर भारतवर्ष को और आत्मा के स्थान पर संस्कृत को रखकर इसके भावार्थ को आप भली भांति समझ सकते हैं। संस्कृत सांस्कृतिक भारत रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। इसी के रूप में भारत ने संसार को वैदिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान भंडार संसार को दिया है। यही साहित्य भारत का अनमोल कोश है जिसकी कुंजी संस्कृत है। अगर संस्कृत को शिक्षा, व्यापार व व्यवहारिक जीवन में उचित स्थान नहीं मिला तो यह भाषा लुप्त होने की कगार पर आ जाएगी और इससे देश का सांस्कृतिक अधोपतन निश्चित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जो हमें संस्कृत की ओर रुझान करने हेतु बल देता है। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने भी कभी अपने जीवन में संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने की
लालसा रखी थी, किंतु संस्कृत के अधूरे ज्ञान के कारण वह अपनी इस अभिलाषा को कभी पूरा कर नहीं पाए और उनकी यह अभिलाषा अपूर्ण रह गई। स्वामी विवेकानंद तथा विनायक दामोदर सावरकर जी जैसे महापुरुषों ने संस्कृत का कई बार महिमा मंडन किया, किंतु फिर भी आज संस्कृत की उपयोगिता पर प्रश्न उठते हैं। यह स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। संस्कृत शब्द भंडारे अद्य वयं पठामः परिचारः। माता अर्थात माँ, मदर। पिता अर्थात पिता, फादर। भ्राता अर्थात भाई, ब्रदर। सोदरिया अर्थात बहन, सिस्टर। भ्रातृजाया अर्थात भाभी, ब्रदर्स वाइफ। ननांदा ननद, हस्बैंड्स सिस्टर। पितामह दादा, फादर्स फादर। पितामही दादी, फादर्स मदर। मातामह नाना, मदर्स फादर। मातामही नानी, मदर्स मदर। मातुलः मामा, मदर्स ब्रदर। मातुला मामी, मैटरनल आंटी। पितृव्यः काका या चाचा, पैटर्नल अंकल। पितृव्या काकी या चाची, पैटर्नल आंट। देवरः देवर, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर। देवर पत्नी देवरानी, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर्स वाइफ। भार्या पत्नी, वाइफ। भर्ता पति, हस्बैंड। श्वशुरः ससुर, हस्बैंड्स फादर। श्वश्रू श्वश्रू सास, हस्बैंड्स मदर। धात्री उपमाता, फोस्टर मदर। मातृभगिनी मौसी, मदर सिस्टर। मातृभगिनी मौसी, मदर सिस्टर। आउत्तः जीजाजी, सिस्टर्स हस्बैंड। जामाता दामाद, डॉटर्स हस्बैंड। सियालः साला, वाइफ्स ब्रदर। पुत्रवधूः बहू, सन्स वाइफ। भ्रातृजा भतीजी, भ्रातृजा भतीजी, ब्रदर्स डॉटर। पितृश्वसेया पितृश्वसेया भतीजी, पैटर्नल मदर्स डॉटर। पितृश्वसेया पितृश्वसेया भतीजी, पैटर्नल मदर्स डॉटर। मातुलेयी भांजी, सिस्टर्स डॉटर। पौत्री पोती, सन्स डॉटर। पौत्री पोती, सन्स डॉटर। दौहित्री पोती, डॉटर्स डॉटर। दौहित्री पोती, डॉटर्स डॉटर। श्वसेयी मौसी की लड़की, श्वसेयी मौसी की लड़की। श्वसेयी मौसी की लड़की। श्वसेयी मौसी की लड़की, मदर्स सिस्टर्स डॉटर। सियालजा साले की बेटी, सियालजा साले की बेटी। ब्रदर इन लॉस डॉटर। सियालजा साले की बेटी, ब्रदर इन लॉस डॉटर। पितृभगिनी बुआ, फादर्स सिस्टर। सियाली साले की पत्नी, ब्रदर इन लॉस वाइफ। प्रजावती बड़े भाई की पत्नी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। प्रजावती बड़े भाई की पत्नी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। ननांदुपति नंदोई, ननांदुपति नंदोई, हस्बैंड्स सिस्टर्स हस्बैंड। सियालिका साली, वाइफ्स सिस्टर। सियालिका साली, वाइफ सिस्टर। साढ़ोकः साढ़ू, हस्बैंड्स
हस्बैंड ऑफ वाइफ्स सिस्टर, सड़ोकः साड़ू, हस्बैंड ऑफ वाइफ्स सिस्टर। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बेसिक संस्कृत सीखनी है, कहाँ से पढ़े। तो मैं उन लोगों को यह स्पष्ट कर दूं कि संस्कृत में बेसिक संस्कृत नाम से सब कुछ भी नहीं है। आपको संस्कृत सीखना है तो आपको सबसे पहले अपने मन में यह ध्येय स्थापित करना होगा कि आपका संस्कृत सीखने का उद्देश्य क्या है। क्या आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाना है बच्चों को? क्या आपको संस्कृत पढ़कर अपने भारतीय शास्त्र ग्रंथ पढ़ने हैं? क्या आपको संस्कृत सीखकर संभाषण करना है? क्या आपको संस्कृत में बातचीत करना सीखना है? क्या आपको संस्कृत में कुछ रचनाएं लिखने के लिए संस्कृत सीखनी है? या आपको संस्कृत को के माध्यम से कोई अनुसंधान खड़ा करना है या कोई अनुष्ठान या संसाधन खड़ा करना है? आपको इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में रखने होंगे, यह ध्येय रखना होगा। जब तक इस प्रकार के ध्येय आपके मन में नहीं होंगे, आप संस्कृत को सही तरीके से नहीं सीख सकते। संस्कृत सीखने में आपकी जो प्रबल रुचि है वह उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कृपया अपने अंतर्मन को टटोलिए, अपने ध्येय को पहचानिए और उस ध्येय के अनुसार संस्कृत सीखिए। ऑनलाइन जगत में या कहें डिजिटल वर्ल्ड में संस्कृत भाषा के दर्शक इतने कम क्यों है, या कहें कि इस भाषा के सामग्री की व्यूवरशिप इतनी कम क्यों है? संस्कृत भाषा के से बनी हुई सामग्री दर्शकों के लिए मोहताज क्यों है? क्या कारण है कि संस्कृत भाषा के लिए दर्शकों की संख्या का अभाव है? ऐसा क्यों है? आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। ऐसा होने का जो मुख्य कारण है वह है संस्कृत वाङ्मय का अभाव। बहुसंख्यक वर्ग में संस्कृत वाङ्मय का अभाव है। अब इसको हम समझते हैं ऐसे कि जब भी कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा पढ़ता है तो संस्कृत पढ़ने के कारण उसके अंदर जो रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन सब के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन उसके कार्य में, उसकी गतिशीलता में, उसकी कुशलताओं में, उसके आचरण में और उसके व्यवहार में झलकता है। और यही परिवर्तन जो है उस व्यक्ति को संस्कृतमय बनाता है। इसे ही हम संस्कृतनिष्ठ आचरण कह सकते हैं। यह आचरण ही उसे संस्कृत और सीखने के लिए, संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारे संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हमारी संस्कृति को और जानने के लिए इस प्रकार की जिज्ञासाओं को उसके अंदर उत्पन्न करता है। यही परिवर्तन संस्कृत भाषा के सानिध्य का प्रतिमान है। यही स्पष्ट करता है आपका जीवन संस्कृत से ओतप्रोत हो चुका है और यह एक दूसरे के पूरक है। अगर आपका आचरण संस्कृतनिष्ठ है, जो मैंने विशेषताएं आपको बताई, उसी को हम कहते हैं संस्कृतनिष्ठ आचरण। अगर आपका आचरण संस्कृतनिष्ठ है, इसका सीधा साधा तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में संस्कृत होगी और जहां संस्कृत होगी वहां यह आचरण अपने आप उत्पन्न होगा। अगर किसी व्यक्ति में आप यह आचरण नहीं पाते तो इसका सरल सा अर्थ यही है कि उस व्यक्ति ने संस्कृत को पढ़ तो लिया है लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया। उस व्यक्ति के अंतर्मन में संस्कृत अभी भी नहीं आई है। कहीं न कहीं वह उस भाषा को अंतर्मन से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जहां संस्कृतनिष्ठ वातावरण होता है, यह भाषा वही फलती फूलती है। फलने फूलने से तात्पर्य है कि इस भाषा का प्रयोग भी होता है, उसमें संभाषण भी होता है, उस भाषा को पढ़ाया भी जाता है, बच्चे सीखते भी हैं और उसमें उस भाषा का विकास भी होता है, उसमें शोध कार्य भी होता है, अनुसंधान भी उसी में होते हैं और आगे चल करके यह भाषा का बहु विकास होता है। अगर किसी व्यक्ति ने संस्कृत को अंतर्मन से सहृदय स्वीकार किया है तो उसमें आपको निम्न विशेषताएं अवश्य मिलेंगी। वह व्यक्ति का रुझान अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा होगा। वह व्यक्ति अपने ऐतिहासिक व पौराणिक धरोहरों को समझने का प्रयास करेगा और वह उससे नए शोध निकालने का प्रयास करेगा। वह स्वदेशी और स्वाभिमान के प्रति सजग रहेगा। वह अपने भारत के संसाधनों का, भारतीय मूल्यों का सम्मान करेगा और हर स्थिति में देश के हित में ही काम करेगा। वह आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से
और सामाजिक रूप से सशक्त होगा। वह अपनी इंद्रियों में को निग्रह में रखेगा और उसका जीवन देश के प्रति कर्तव्यबद्ध होगा। संस्कृतनिष्ठ आचरण की एक विशेषता यह भी है कि यह व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित कर देता है। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के अंतर्मन में संस्कृत संपूर्ण रूप से और सहृदय विराजमान है, वह व्यक्ति की जितनी भी इच्छाएं हैं वह भी सीमित हो जाती है और वह केवल और केवल कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करने का साहस रखता है। यह जितनी विशेषताएं जिनकी हमने यहाँ चर्चा करी, ये सभी विशेषताएं जहाँ होगी वहां संस्कृत का सम्मान, संस्कृत का सहृदय स्वीकरण वहां पर निश्चित है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि जब आप संस्कृत भाषा के संसाधनों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जांचते हैं, उन्हें देखते हैं, तो आप वहां पाते हैं कि वहां पर दर्शकों की संख्या बहुत ही कम है। यानी संस्कृत भाषा के जो उपभोक्ता है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण ये है कि संस्कृत वाङ्मय की जो कमी है, उसी कारण संस्कृत को जो ग्राहक वास्तव में उसको मिलना चाहिए वो ग्राहक उसको नहीं मिल पा रहे हैं। इस भाषा को सीखने के लिए जो गुण और विशेषताओं की चर्चा हमने कुछ समय पहले की, उन सभी विशेषताओं की उन विशेषताओं का आज समाज में अभाव सा है। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से संस्कृत भाषा को उसके उचित उपभोक्ता, उसके उचित दर्शक उसे नहीं मिल पा रहे हैं। इस भाषा को समझने के लिए जिस प्रकार का मन और मस्तिष्क चाहिए, वह आज समाज में उसका अभाव है। आज के समाज का मनुष्य एक ऐसा प्राणी बन चुका है जो एक उद्देश्यहीन दौड़ में भाग रहा है। कभी गृहस्थी से वैराग्य की ओर भागता है, कभी वैराग्य से गृहस्थी की ओर भागता है, कभी शांति से अशांति की ओर भागता है, कभी संतुलन से असंतुलन की ओर भागता है। ऐसे मनुष्य अधीर होते हैं और उन्हें हर चीज शीघ्रता से और सरलता से चाहिए। संस्कृत कोई सांसारिक वस्तु नहीं है जो सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। उसे प्राप्त करने हेतु मलिनता को त्याग कर पवित्र आचरण रखना पड़ता है। जब अंतर्मन स्वच्छ हो तो संस्कृत रूपी लक्ष्मी स्वीकृति से आना पसंद करती है। जब अंतर्मन में ही इतना कचरा पड़ा हुआ है कि वहां पर साफ और सच्चे विचार आना पसंद नहीं करते, तो भैया संस्कृत तो स्वच्छता और नैतिकता की पराकाष्ठा है, वह वहां कैसे आना पसंद करेगी। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर अधिकांश वर्ग, अधिकांश उपभोक्ता सांसारिक बंधनों से और पदार्थवादी जीवन में लिप्त है। वह संस्कृत को एक वस्तु मात्र या केवल पदार्थ समझते हैं। भोग विलास और पदार्थवादी जीवन से लिप्त व्यक्ति के लिए संस्कृत सिर्फ और सिर्फ वस्तु मात्र है और वह उसके लिए कोई उपयोग के लिए सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति अगर संस्कृत गलती से पढ़ भी लेते हैं तो वह उसमें अधिक समय तक रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते और सांसारिक बंधन, वो आकर्षण इतने प्रबल होते हैं कि संस्कृत कब छूट जाती है, संस्कृत का परित्याग कब हो जाता है, यह उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग 98% हैं। फिर आते हैं वह उपभोक्ता जो संस्कृत वास्तव में सीखना चाहते हैं, उनमें रुचि भी है, संस्कृत सीखने की ललक भी है, किंतु वह सांसारिक बंधनों और संस्कृत के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। समय रहते उनसे संस्कृत कब छूट जाती है और वह अवसर ढूंढते रह जाते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत 1 है। और अंत में आते हैं संस्कृत में सच्चे संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति, जो संस्कृत की विभूतियां, जो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके शीर्ष पर बैठे हैं, वह सोशल मीडिया पर अधिक समय खर्च करना उचित नहीं समझते, क्योंकि वह यह भली भांति जानते हैं कि जो व्यक्ति सहृदय संस्कृत के लिए कार्य कर रहा है, संस्कृत समझता है, वह व्यक्ति सोशल मीडिया से अधिक धरातल पर सक्रिय होता है। इस प्रकार ये विभूतियां सोशल मीडिया पर अधिक समय खर्च नहीं करती, जैसा कि अन्य बाजारू भाषाओं में
सामग्री परोसने वाले लोग करते हैं। संस्कृत भाषा का बाजारी भाषा के रूप में प्रयोग अभी तक नहीं पाया गया है और इस विषय का अभाव होने के कारण सोशल मीडिया पर इसकी जो दर्शकता है, व्यूअरशिप है, उसमें कमी होने की जो एक वजह यह भी है कि इसका बाजार अभी स्थापित नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा का बाजारी भाषा के रूप में प्रयोग अभी नहीं किया गया है, इसलिए इस भाषा के दर्शक सोशल मीडिया पर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा का बाजार एक अपने आप में भिन्न विषय है, तो इस पर मैं कभी और विस्तार में चर्चा करूंगा। हमारी इस चर्चा से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा को भारी मात्रा में दर्शक सोशल मीडिया पर क्यों नहीं मिल पाते, उसकी क्या निमित्त है, तो वह कुछ बिंदु मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो सामान्य जनमानस में संस्कृत वाङ्मय का अभाव। दूसरा, संस्कृत का सम्यक ज्ञान रखने वालों का अभाव। तीसरा, पदार्थवादी जीवन शैली का प्रबल आकर्षण जो संस्कृत को वस्तु के रूप में सीमित कर देता है। चौथा, संस्कृतज्ञों का सोशल मीडिया पर अधिक समय नहीं बिताना। पांचवा, संस्कृत भाषा के बाजारीकरण का अभाव। तो रसिको, इन सब बातों से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि संस्कृत का सोशल मीडिया पर इतना अभाव क्यों है, संस्कृत को दर्शक क्यों नहीं मिल पाते हैं। रसिको, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो उसे एक वस्तु के रूप में न आकर एक जीवन दर्शन के रूप में आगे उसे जीवन दर्शन के रूप में उसमें जीने का प्रयास करें, तो आपको संस्कृत बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी और आप संस्कृत के ग्रंथों को अच्छे समझ पाएंगे। आपका जीवन भी एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत का मजाक बन रहा हो तो तुम समझ लेना चेतना का मजाक बन रहा है। एषः एकः प्रयासः येन वयं संस्कृतस्य नूतन प्रयोगान् युवजनेषु प्रसारयामः। संस्कृतनिष्ठ डायलॉग। अत्र वयं विभिन्नानि हिंदी आंग्ल्यापि चलच्चित्राणां प्रसिद्धानां गीतानां संस्कृते अनुवादं कृत्वा सरल संस्कृतं पठामः। भाग्य विदायिनी जार्जित कर्मः यत्र समर्षि हमर्जयति यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं चंचति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा